अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज ईद का जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं इस वक्त पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ लाहौर में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर ज़हनी अमराज में मुब्तला मरीज़ों का इलाज मुआवजा किया जाता है और हम इस वक्त एडमिन ब्लॉक में मौजूद हैं और हम इस वक्त चलते हैं MS ऑफिस में जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है यहाँ पर जो इस वक्त ज़हनी अमराज में मुब्तला मरीज़ों के इलाज मुआवजे के हवाले से यहाँ पर तैनात है। हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि आज ईद का भी रोज़ है और बाकायदा से हर तरफ खुशी का समय है, क्योंकि छोटी ईद जो है वो बाकायदा से मीठी ईद भी कहा जाता है। और इस वक्त हम डॉक्टर मोहसिन शौकत जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ साइंस मेंटल हेल्थ के उनके ऑफिस में हम पहुंच चुके हैं। आइए हम चलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको ईद मुबारक कहते हैं और साथ साथ मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल जो है इसके हवाले से उनसे बात भी करते हैं, उनसे जानते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है? सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जी खैर मुबारक। सर आज हम खुसूसी तौर पर ईद का जो है प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास आए हैं और खुसूसी तौर पर मेंटल हेल्थ जो है हॉस्पिटल, इसमें जो ज़हनी अमराज में मुब्तला मरीज़ हैं उनका कैसे इलाज होता है, तो इस पर हम आज जो है वो बात करेंगे। अच्छा, हम जो है इसमें आप प्लीज़ सर बैठिए और हम इस सिलसिले में आपसे बात भी करते हैं और बाकायदा से आपसे जानने की भी कोशिश करेंगे कि ईद के रोज़ सर खसूसी तौर पर सबसे पहले तो मैं आपको दोबारा फिर ईद मुबारक कहता हूं कि आज ईद का दिन है और आप डॉक्टर हैं, मसीहा हैं, डॉक्टर को मसीहा का दर्जा दिया गया है और खसूसी तौर पर आप अपने बच्चों को छोड़कर, अपनी फैमिली को छोड़कर आज ईद वाले दिन खसूसी तौर पर मरीज़ों की खिदमत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपकी टीम और आपका अमला भी इस हवाले से मुबारक का मुस्तहिक है, क्योंकि वो भी इस वक्त ईद का दिन अपने बच्चों को, अपने प्यारों को छोड़कर हॉस्पिटल में मरीज़ों की खिदमत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सर मुझे सबसे पहले बताइएगा, आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर मसीहा होता है, तो मुझे सर ये बताइएगा, आपके वालिदैन ने बचपन में ख्वाहिश की होगी कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, जी जी, मैं इंजीनियर बने, तो सर आपका बचपन कैसे गुजरा और आप किस तरह आपने तालीम हासिल की, किस तरीके से आपने सारा ये जो है सफ़र तय किया अपनी ज़िंदगी का? मैंने हमारे यहाँ ज़्यादातर जो सिलेक्शन है ना, सिलेक्शन ऑफ आपका पाथ, आपने आगे क्या बनना है, मेजॉरिटी में पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, फैमिलीज डिसाइड करती हैं, जो कि काम टीचर्स का है कि वो एवेलुएट करें कि कौन सा बच्चा क्या कर सकता है। मेरा शुरू से शौक़ इंजीनियरिंग में था, मैं इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन मेरे पेरेंट्स की ये ख्वाहिश थी कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊं। तो लाज़िम बात है, जब उनकी ख्वाहिश होती है तो ये चीज़ फीड भी हो जाती है, आपके ब्रेन में फीड हो जाती है कि दे वांट टू मेक यू डॉक्टर। तो वो बात जब जहन में बैठ जाए तो फिर आप खुद डेविएट हो जाते हैं वहाँ से। तो हमने कहा ठीक है, अगर फैमिली बनाना चाहती तो भी सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पहले दौर में जो माँ बाप होते थे वो यही चाहते हैं कि मेरा पुत्र डॉक्टर बने मेरा पुत्र इंजीनियर बने, तो आपको इंजीनियर का टैग लगा, लेकिन आपका रुझान था वो डॉक्टर की तरफ, आप डॉक्टर बन गए। तो सर डॉक्टर का सफ़र आपने कैसा किया डॉक्टर का? क्या आप ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने, ग्रेजुएट कहाँ से हैं? मैंने ग्रेजुएशन की है किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से। आप कैमकोलियन है? हाँ, मैं कैमकोलियन हूँ और मैंने 1987 में की है वहाँ से ग्रेजुएशन। तो बड़ा अच्छा है, किंग एडवर्ड बड़ा एक आउट क्लास एक अदारा है, एक नाम है पूरी दुनिया में, इसका एक नाम है, इसका एक स्टैंडर्ड भी है, एजुकेशन बड़ी अच्छी वहाँ पे होती है, तालीम आज भी कंपैरेटिव अगर करें ना बकाया मेडिकल कॉलेज से तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस तो है उसके अंदर। बाकी ये कि मेडिकल की पढ़ाई मुश्किल होती है, काफ़ी लेंथी है, मुश्किल है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। मेडिकल का जो फील्ड भी है, डॉक्टरी का जो फील्ड भी वो ऐसा है कि ये बेसिकली खिदमत करने वाला फील्ड है। तो इसमें खिदमत करने वाला फील्ड है, मसीहा माना जाता है इसको। हाँ, इसमें प्रोफेशनलिज्म भी है डेफिनेटली। अगर आप कोई फील्ड चुनते हैं तो आपने अर्निंग भी करनी है, लेकिन जो इसका जो मेन थीम है ना इस फील्ड का, वो है इंसानियत की खिदमत और इट शुड बी बे लॉस, ये बे लॉस होनी चाहिए, नो डाउट, बिल्कुल। हाँ, तो ये एक ऐसा फील्ड है। अच्छा सर, आप इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं आज ईद वाले दिन। हाँ, आपके बच्चे भी हैं, आपकी फैमिली भी है, ज़ाहिर उन्होंने भी ज़िद किया होगा पापा आप रुकें, वाल साहब आप रुकें, हमें ईद, आप बच्चों को ईद भी दे के आए, मीठी सवैयाँ भी खाएं। थोड़ा सा बताइए कैसा माहौल था सुबह जब आप ईद की नमाज़ पढ़ के आए, तो क्या माहौल था घर में, क्या था? एक्चुअली घर वाले आदी हैं, जब से डॉक्टर बंदा बनता है उसके बाद हाउस जॉब शुरू होती है, फिर उसका एक मेडिकल ऑफिसर की लेवल की जॉब शुरू होती है। तो हमारी जॉब ही एमरजेंसी जॉब है, हर ईद बकरीद पे आपकी ड्यूटियाँ होती हैं। वो पहली ईद के ऊपर लोग फील करते हैं, दूसरी पे घर वाले फील करते हैं, नाउ दे आर यूज्ड टू। अब उनको पता है कि ईद है, बकरीद है, अब उन्हें जाना ही जाना है ड्यूटी के ऊपर, क्योंकि लाज़िम बात है। वो ख्वाहिश नहीं करते कि इस दफ़ा आप ईद हमारे साथ करें? वो ख्वाहिश उनकी अगले दिन हम पूरी कर देते हैं।
वही उनकी जो ज़रूरियात है, जो सैर शैर करानी हम नेक्स्ट डे करवा देते हैं, कोई नहीं, वो दे आर यूज्ड टू। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इस वक्त मेडिकल एग्जेक्टिव हैं मेंटल हॉस्पिटल। मेंटल हॉस्पिटल का जब नाम आता है तो पागल खाना कहा जाता है। तो ये पागल खाना लफ्ज़ एक आम, जब भी कोई आम बंदे बात कर रहे होते हैं या कोई लोग बात कर रहे होते हैं, तुझे तो पागल खाने छोड़ आएंगे, हाँ। तो पागल खाने छोड़ा तो पागल तो नहीं कहा। तो इस तरह की बातें, तो आप क्या फील कर रहे हैं? आप ज़ाहिर है यहाँ पर ज़हनी अमराज के जो मुब्तला मरीज़ हैं उनको खिदमत कर रहे हैं, उनका इलाज मुआवजा कर रहे हैं, और पूरे हॉस्पिटल की मैनेजमेंट और पूरे हॉस्पिटल को आप देख रहे हैं, तो आप किस तरीके से इसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे? मैं अब बताता हूँ कि ये जो है ना जी, पंजाब इंस्टीट्यूट मेंटल हेल्थ, ये सन 1900 के अंदर बना, 122 साल पुराना इदारा है, तकरीबन लगभग 50 एकड़ के ऊपर ये मुश्तमिल है। और पहले ये इट वॉज मेड बाय द असाइलम। ऐसे होता था कि जो लोग जहनी मरीज़ होते थे, अंग्रेज़ों के दौर में कमिश्नर के हुक्म के साथ मुआशरे से अलहदा करके यहाँ पे छोड़ जाते थे, टिल जब तक वो ठीक नहीं होता था, ऐसे करके बना। फिर भी बाद में इंस्टीट्यूट बन गया, अदारा बन गया, हॉस्पिटल बन गया, अब रह गया पागल खाना। अब ये एक लफ्ज़ हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है। अब मुझे बताएं, जहाँ पे गुर्दों का इलाज होता है उसको गुर्दा खाना क्यों नहीं कहते? बिल्कुल। जहाँ पे जिगर का इलाज होता है उसको जिगर खाना क्यों नहीं कहते? लेकिन दिल इसको वाले पागल खाना कहते सुने हैं। तो सही ना, अब जो दिल का इलाज होता है उसको दिल खाना कहते हैं, क्यों नहीं कहते? पागल खाना ज़रूर कहेंगे, और इसके ऊपर सारे कॉन्शियस। और भाई पागल खाना कोई चीज़ नहीं होती। मेंटल डिसऑर्डर्स ऐसे ही हैं जैसे बाकी बीमारियाँ हैं, जैसे हार्ट की बीमारियाँ हैं, जैसे आपकी मैदे की बीमारी है, तमाम ऑर्गन्स की जो भी बीमारी है, ये ब्रेन की बीमारी को मेंटल डिसऑर्डर्स कहते हैं। ठीक है, लोगों का ये कंसेप्ट है। अब जैसे एक बंदे को ब्लड प्रेशर हो गया, डॉक्टर के पास गए, एमरजेंसी में बीपी शूट कर गया, एमरजेंसी में ले गए, दवाई दी, टीके लगे, मरीज़ सेटल हो गया, सेटल्ड हो जाता है, घर दवाई लिख दी, घर ले जाएँ, घर चला गया, घर रखें, दवाई खाएँ। अच्छा, वो दवाई भी लाइफ लॉन्ग होती है। हाइपरटेंशन अगर हो गए तो ब्लड प्रेशर हो गया, सारी ज़िंदगी के लिए हो गया, शुगर होगी तो सारी ज़िंदगी के लिए होगी। ऐसी साइकेट्री की भी बीमारियाँ जो सी, नफ्सियात की भी तकरीबन लाइफ लॉन्ग होती है। बहुत कम इसमें बीमारियाँ होती हैं जो जल्दी ठीक हो जाती हैं। तो लाइफ लॉन्ग बीमारी का मकसद ये होता है कि आपका इलाज हो जाएगा तो दवाई आप घर खाएं। हमारे यहाँ अलमिया ये है, हमारे अस्पताल का ख़ास पर्टिकुलर, इस हॉस्पिटल का ख़ास अलमिया, यहाँ मरीज़ों के जो लवाकीन हैं उन मरीज़ों को छोड़ के चले जाते हैं, कुछ दिन रहते हैं साथ में और फिर किसी न किसी बहाने से छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वो ऐसा छोड़ के जाते हैं कि हम अगर उनको बुलाएं भी ना तो वो आते ही नहीं है। उस मेंटल हॉस्पिटल है उसकी मेस में पहुंचे हैं, जैसा कि यहाँ पर जो ज़हनी अमराज में मुब्तला मरीज़ हैं उनकी सेहत के लिए ख़ास तौर पर खुसूसी तौर पर ख्याल रखा जाता है, और बाकायदा से इनकी जो डाइट है उसका खुसूसी जो है वो किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा, डाइट इनकी वो किस तरीके से होती है, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले ही पेशेंट होते हैं, तो आप क्या समझते हैं इनकी डाइट किस तरीके से? आप जी, हमारे कोई 1500 लोगों की फैसिलिटी है, 1500 बेड का अस्पताल है, और इनके पूरे खाने का इंतज़ाम जो है पूरा का पूरा हमारा अपना किचन है जहाँ पे सारा खाना बनता है इनका। सुबह का नाश्ता, बीच में चाय, फल, दोपहर का खाना, शाम की चाय और रात का खाना, सारा के सारा खाने का इंतज़ाम हमारा अस्पताल के अंदर ही होता है। जो बनाया दिया किस तरीके से जाता है उसके लिए बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से मंजूर शुदा एक डाइट स्केल बना हुआ है कि एक बंदे ने दिन में कितनी कैलोरीज लेनी है। एक डाइट चार्ट बिल्कुल डाइट चार्ट बना हुआ है कि कितनी कैलोरीज हैं उसमें, कितने उसके कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, कितने फैट्स होंगे, कितने प्रोटीन्स होंगे, उसकी बेस पे करते हुए पूरा खाना डिज़ाइन होता है। जी, आपका कहने का मकसद है कि फलाने सेहत के उसूलों के मुताबिक आप यहाँ पर खुराक इनको मुहैया करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और बाकायदा से इनका खुसूसी तौर पर ख्याल भी रखते हैं, जैसा कि आज ईद पर भी स्पेशल डिशेज तैयार हो रही होंगी और तैयार होकर इनको मिलेंगी। बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर साहब अब हम चलते हैं मजीद, जो आपका शोबा है वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर जाकर हम विज़िट करते हैं, देखते हैं क्या क्या यहाँ पर और मजीद जो है मरीज़ों को जो खुसूसी तौर पर जो ज़हनी अमराज में मुब्तला मरीज़ हैं उनको खुसूसी तौर पर जो यहाँ पर सहूलियात फराहम की जाती हैं। अब हम यहाँ पर जो जिम है, फिटनेस जिम, वहाँ पर आए हैं और बाकायदा से यहाँ पर देखे जाए मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट लगे हैं जो ज़हनी अमराज के मुब्तला मरीज़ हैं उनकी फ़िटनेस के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैंने देखा है कि मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट लगे हैं जो फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये सारी चीज़ें आप करते हैं, और जैसा कि आपके स्पोर्ट्स के यहाँ पर मैनेजर हैं वो भी इस चीज़ को सारा देखते हैं। तो जब ज़हनी मरीज़ के जो मुब्तला जो ज़हनी मरीज़ में जो मुब्तला है मरीज़, तो उनको फिटनेस के लिए प्रॉब्लम नहीं होती? देखिए, जो ज़हनी आमतौर पे मरीज़ होते हैं, मेजॉरिटी उनमें से जो होते हैं फिज़िकली बिल्कुल फ़िट होते हैं, ठीक है, तो जो बिल्कुल फ़िट होते हैं उनको मज़ीद ज़रूरत भी होती है फ़िटनेस के लिए, और उनके लिए फिर ये फैसिलिटीज़ रखी जाती हैं ताकि जिस्मानी तौर पे मज़ीद अपने आप फ़िटनेस बरकरार रखें,
जितना बंदा जिस्मानी तौर पर फिट होगा उतना ही ज़हनी सेहत भी मज़ीद बेहतर भी होती है। लेकिन सर आपको मुश्किलात तो होती होंगी इसमें? देखिए बिल्कुल मुश्किलात पेश आती हैं। मुश्किलात का अब वही मैंने बताया आपको कि जो हमारा मरीज़ बिल्कुल ख़राब हालत में आएगा वो उसको हम ला के इन मशीनों पर नहीं इस्तेमाल करवा सकते उससे। हाँ, लेकिन जब स्टेबल हो जाता है तो वो फिर बहुत बेहतर हालत में होता है और उनको फिर उनकी कंडीशन देखते हुए मेंटल भी और फिजिकल भी। अच्छा, इस वक्त हमें डॉक्टर मोइन ने भी ज्वाइन किया है। तो डॉक्टर मोइन साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद का दिन आप ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो खसूसी तौर पर जो है आप हमें बताइएगा, आप इस मेंटल हॉस्पिटल में ज़हनी अमराज में मुब्तला मरीजों का इलाज मुआवजा करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? इसमें यह है कि पेशेंट्स वगैरह यहाँ पे लाए जाते हैं, मौजूद होते हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन का काम यहाँ पे चल रहा होता है और इसमें उनको मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ में इंगेज किया जाता है। इस तरह ये कि एक्सरसाइज वगैरह जिम के लिए आते हैं, ये होता है कि उससे उनकी जो एक नेचुरल इंडोर्फिन्स हैं उनकी बॉडी में वो प्रोड्यूस होते हैं और वो एक नेचुरल पेन किलर के तौर पर काम करते हैं और स्ट्रेस मैनेजमेंट में उनका एक ख़ास रोल होता है। इसके अलावा साथ इनके मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़, इनके ग्रुप सेशंस हो रहे होते हैं, साइको एजुकेशन के प्रोग्राम्स होते हैं इनके, इसमें उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंजाइटी मैनेजमेंट और मुख्तलिफ़ लाइफ स्किल्स जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो सिखाए जाते हैं। हाइजीन से रिलेटेड लेक्चर्स वगैरह दिए जाते हैं और फिर साथ इनकी मुख्तलिफ़ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं। इस तरह से मतलब है कि इनको मुख्तलिफ़ कामों में इंगेज किया जाता है। तो आपका कहने का मकसद है हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो इनको यहाँ पर करवाई जाती हैं। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम चलते हैं मज़ीद आपका जो शुबा है उसके ऊपर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी एक जैसे कहते हैं बढ़ावे वाली गेम में जो मुझे नज़र आ रही है, जी उनकी एक्टिविटीज़ के लिए, मेंटल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत बेहतर होती है। चलिए डॉक्टर साहब, अब आप मज़ीद कोई बताएं कौन कौन से और शोबा जात हैं जहाँ पर जो है मरीज़ों को वहाँ पर उनकी ज़हनी नशोनुमा के हवाले से एक्टिविटीज़ की जाती हैं। तो इस वक्त देखा जाए तो यहाँ पर जो जिम फिटनेस है, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट भी मौजूद हैं और बाकायदा से मशीनरी भी मौजूद है। तो यहाँ पर बाकायदा से जो मेंटल अनलेस पेशेंट है उनको खुसूसी तौर पर उनकी जो है यहाँ पर बॉडी फिटनेस के हवाले से उनको एक्सरसाइज भी करवाई जाती हैं। तो हम चलते हैं डॉक्टर के साथ, डॉक्टर से हम पूछते हैं मज़ीद जो है वो यहाँ पर कौन कौन से ऐसे शोबा जात हैं जहाँ पर ज़हनी अमराज में मुब्तला मरीज़ हैं उनको खुसूसी तौर पर किया जाता है। या अब हम यहाँ पर टेलर शॉप, जिसे दर्जी खाना कहा जाता है, टेलर शॉप में भी आए हैं। यहाँ पर भी ज़हनी अमराज में मुब्तला मरीज़ जो हैं वो यहाँ पर सिलाई कढ़ाई का काम भी सीखते हैं और कटिंग करते हैं और बाकायदा से एक हुनर सिखाया जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर टेलरिंग का भी हुनर सिखा रहे हैं जो आपके मरीज़ हैं, तो ये किस तरीके से आप इसको मैनेज करते हैं? देखिए, ये हमारे टेलर हैं जो कि टेलर मास्टर हैं, जो कि सिखाते भी हैं हमारे मरीज़ों को। अब होता क्या है, जब अस्पताल में कपड़े इस्तेमाल होते हैं, कुछ कपड़े बीच में ख़राब हो जाते हैं, फट जाते हैं, उनको सिलाई की ज़रूरत महसूस आती है, तो उनको उस मकसद के लिए जगह बनाई गई है। लेकिन साथ में अगला काम जो हम ये करते हैं, हमारे जो स्टेबल मरीज़ इस काम में इंटरेस्टेड होते हैं उनको जो है हम ये सिखाते भी हैं साथ में और अपनी सुपरविजन के अंदर उनसे ही सारा काम करवाते भी हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ये देखा ये खड्डी भी लगी है, यहाँ पर धागा वगैरह भी बुना जाता है, तो ये क्या है? ये जी खड्डी है, ये आपको पता है पंजाब का एक बहुत रवायती कल्चर है। एक ज़माना था यहाँ पे कोई इस तरह की 25 के करीब खड्डियाँ थी और तब कपड़ा इन्हीं में बुना जाता था, इधर भी सारा काम होता था। अब तो खैर आपको पता है किसी ज़माने में यहाँ पर कपड़ा बाकायदा से बुना जाता था, अब तो सिर्फ एक अब हमने एज अ विरसा के तौर पे एक संभाल के रखी हुई है, लेकिन ये भी फंक्शनल है, हमारे मरीज़ इसको इस्तेमाल करते हैं। और डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, आपको मुश्किल नहीं होती ये डॉक्टर जो मरीज़ एक ज़हनी तौर पर अनलेस मरीज़ होता है उसको गाइड करना, उसको सिखाना? देखिए, गाइड करना बिल्कुल मुश्किल, एक आम बंदे से थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर प्यार से तरीके से गाइड किया जाए तो वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके की तरह काम कर लेते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, आपका नाम क्या, आप यहाँ पर क्या हैं? ऐसे मैं एज अ टेलर हूँ यहाँ पर, मोहम्मद नफीस अशरफ मेरा नाम है। तो आपको मुश्किल नहीं होती यहाँ पर जो मरीज़ आते हैं ज़हनी अमराज में मुब्तला, उनको सुई सिलाई सिखाना या कपड़े स्त्री करना या कटिंग कराना, तो इसमें आपको परेशानी नहीं होती? नहीं, जिस तरह सर ने बताया कि अगर प्यार से अगर उनके साथ रहा जाए तो वो बहुत अच्छे तरह से काम करते हैं। अच्छा, वो कितने आपके शिगिर्द अब तक कामयाब हो चुके हैं जो ये टेलरिंग का काम सीख चुके हैं? 7-8 हो गए हैं जो मरीज़ हमारे पास यहाँ। हमारे कोई 2 से 3 मरीज़ ऐसे भी हैं जो कि वापस अपने घरों में जाके बाकायदा टेलरिंग की दुकान खोल के काम कर रहे हैं, बाकायदा से हुनर सीख रहे हैं, हुनर सीख के आगे काम करके कमा रहे हैं आजकल, और माशाल्लाह कमा भी रहे हैं।
वक्त बार्बर शॉप में आए हैं और बार्बर शॉप में बाकायदा से इन्होंने जिसे आम ज़बान में हम नाई भी कहते हैं, हजाम भी कहते हैं, तो यहाँ पर कटिंग का पूरा सैलून बनाया और बाकायदा से यहाँ पर जो है वो कटिंग की जाती है। तो डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, इसके लिए भी आपने जो ज़हनी अमराज में मुब्तला मरीज़ हैं, जो नफ्सियाती मरीज़ हैं, उनको बाकायदा से ट्रेनिंग देते हैं, नहीं तो सिखाते हैं? नहीं, यहाँ पे फ़र्क है क्योंकि यहाँ पे देखें कैंची का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और उस तरह का इस्तेमाल है, इसलिए हम मरीज़ों से ये वाला काम नहीं करवाते। लेकिन क्योंकि मरीज़ हमारे पास रह रहे हैं, उनको बाल कटवाने की ज़रूरत भी महसूस आती है और शेव कराने की ज़रूरत भी महसूस होती है। ये उनकी इस नीड को देखते हुए यहाँ पे पूरी टेलरिंग शॉप है ये हमारी बार्बर शॉप है। हमारे नाई हैं जो बाकायदा हमारे मुलाजिम हैं, वो आके हफ्ते में 2 दफ़ा उनकी शेव भी करते हैं और हर 15 दिन के बाद उनकी कटिंग भी करते हैं। अच्छा, इसका मतलब है डॉक्टर साहब आप साथ साथ मरीज़ों का अद्वियात के हवाले से भी ख्याल रखते हो, साथ साथ उनकी जो ड्रेसिंग है, उसके अलावा उनकी लुक है, उसका भी खास ख्याल रखते हैं? बिल्कुल। यहाँ पर फेशियल भी होता होगा, मसाज भी होता होगा। नहीं देखिए ना, देखें आप आम आदमी की बात करें तो वो जाएगा नाई की दुकान पर या जाम की दुकान पर जाएगा तो वो फेशियल भी कराएगा, वो थ्रेडिंग भी कराएगा बहुत। तो यहाँ पर भी आपसे तकाजा करते तो होंगे? इतना कोई ख़ास तकाजा करे तो उसके लिए कर देते हैं, बट आमतौर पे यहाँ पे शेव की जाती है रेगुलर उनकी रूटीन में और कटिंग क्लास बनती है। तो हम देखते हैं हमारे पास जो है रिहैब स्कूल, यहाँ पर हम आए हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ जो है पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं नफ्सियाती अमराज में जो मुब्तला मरीज़। अच्छा, हम ज़रा थोड़ा सा अभी इस तरफ जाते हैं, टेलर शॉप की तरफ। ये देखते हैं यहाँ पर को कपड़े भी सिलाई कर रहे हैं जो ज़हनी अमराज में मुब्तला, हमसे बात भी करते हैं, हमसे पूछते भी हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल आपका? ठीक है माशाल्लाह। आप कटिंग कर रहे हैं, तो मुझे बताएं कब से आप यहाँ पर आप कब से यहाँ पर हैं? 20 महीने हो गए। अच्छा 20 महीने। तो आपने काम यहीं से सीखा है? काम मैंने यहीं से सीखा है, पहले भी मैं करता था। तो अब आपको मैं मास्टर कह सकता हूँ? मास्टर हैं, टेलर मास्टर हैं। क्या क्या सी लेते हैं? ये लेडीज़ सूट में सी लेता हूँ मुकम्मल, लेडीज़ का मुकम्मल कर लेता हूँ। तो जेंट्स भी सी लेते हैं? जेंट्स नहीं सीता। जेंट्स नहीं सीते। तो आपने कितनी देर में काम सीखा यहाँ पर? ये मैं काम पहले करता था, यहाँ पे मुझे हो गए हैं 20 माह हो गए हैं, तो ये तकरीबन मुझे इधर हो गए हैं कोई 16 माह हो गया मैं कर रहा हूँ। अच्छा 16 माह से आप ये काम कर रहे हैं और बाकायदा से। अच्छा मुझे बताइए, आपको घर वालों की याद आती है? मुझे अपनी बच्चियों की याद आती है, जिसको मैं कहता था मिलना है, तो भाई मुझे इधर छोड़ गया पागलखाने में। अच्छा भाई आपको पागलखाने छोड़ गया, तो आपको पैगाम देंगे भाई को? भाई को यही कहूँगा कि मेरी बच्चियों को मुझे मिला दो, मुझे दे दो। 4 सालों से नहीं मिला मैं। अच्छा 4 सालों से? डोज ले ली थी दालत से। अच्छा आपने 4 साल अपने बच्चों को नहीं मिले, तो मुझे ये बताएं आपको इस काम के अलावा और भी कोई काम आता है? कोई आपकी और भी कोई हॉबी है? कोई बारबेक्यू को आप टिक्कों का काम आता है। तो आप टिक्के बना लेते हैं? अच्छा मुझे बताएं स्पाइसी बनाते हैं कि नॉर्मल बनाते हैं? स्पाइसी। तो आपको कौन से पसंद है? मुझे भी स्पाइसी पसंद है। अच्छा, तो और उसके अलावा कोई आपकी हॉबी? गाना गाना आता हो, कोई आपको तकरीर कर? नहीं। कोई क्रिकेट खेलना आता हो, बैडमिंटन खेलना? टेबल टेनिस और क्रिकेट। अच्छा थोड़ा सा मुझे बताइएगा, सियासत को समझते हैं हम? पाकिस्तानी सियासत को समझते हैं? सियासत को नहीं समझते। तो आप जो अब टेलरिंग का जो काम कर रहे हैं ये, तो इसमें आपकी पूरी ग्रिप है लोगों के, जो आपके साथी हैं, दोस्त मरीज़ हैं, उनके कपड़े सीते हैं आप? हाँ जी, उनके आल्ट्रेशन करते हैं कपड़े, सिले तो पीछे से आते हैं। अच्छा। आल्ट्रेशन जो होती है फाट जाते हैं, जो ख़राब हो जाते हैं वो कर देते हैं। तो आपका जो यहाँ पर मास्टर हैं, जो उस्ताद हैं, वो आपके साथ तावन करते हैं, उनको क्या कहेंगे? अच्छे हैं, वो तावन करते हैं, बिल्कुल सही है। जी बिल्कुल। आपने यहाँ पर देखा जो यहाँ पर ज़हनी अमराज में मुब्तला मरीज़ है, वो बाकायदा से यहाँ पर ट्रेनिंग का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बाकायदा से अपने दोस्तों के साथियों के कपड़े भी सी रहे हैं और साथ साथ जो खुसूसी तौर पर जो है वो यहाँ पर उनका जो टेलर मास्टर उनका खुसूसी तौर पर ख्याल भी रख रहे हैं। इस वक्त हम रिहैब स्कूल ऑफ आर्ट, ये रिहैब स्कूल है, आर्ट का स्कूल है। यहाँ पर आर्ट सिखाई जाती है, यहाँ पर पेंटिंग्स बनाई सिखाई जाती हैं और ये आम आदमी को जो समझ में आता है कि आम आदमी पेंटिंग कैसे बनाता है, लेकिन ये ज़हनी अमराज में मुब्तला जो मरीज़ हैं ये अब कैसे पेंटिंग बनाते हैं, हम यहाँ पर चलते हैं और डॉक्टर साहब से पूछते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आम आदमी का तो समझ आता है कि वो पेंटिंग बनाता है, उसके जहन में एक फोकस होता है, स्केच होता है कि ये हमने करना है और ये चीज़ हमने बनानी है। तो ऐसे पेशेंट को आप कैसे हैंडल करते हैं, किस तरीके से आप इनको ये चीज़ें बनाना सिखाते हैं? जो पेंटिंग और म्यूज़िक है जी, ये 2 बिल्कुल नोन फॉर्म्स हैं जो कि एक थेरेपी की हैसियत रखते हैं ज़हनी अमराज के लिए। तो ये जब ये कर रहे होते हैं, ना सिर्फ ये कि ये काम कर रहे होते हैं बल्कि ये अपने आप को हील भी कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, आपका नाम क्या है? इमरान शाह। इमरान शाह साहब, मुझे भी बताइएगा आप क्या बना रहे हैं? ये दरख्त हैं और ये घर हैं
ये घास वगैरह लगा हुआ है, ये पेंटिंग बना रहा हूँ। अच्छा, ये पेंटिंग तो आपको ये आपके मास्टर ने सिखाया है? जी हमारे टीचर ने। अच्छा, आपके टीचर ने सिखाया। तो मुझे बताइएगा आप कब से यहाँ पर ज़ेर इलाज हैं? 3 साल हो गए मुझे। अच्छा, 3 साल में आपको ख्वाहिश पैदा नहीं कि मैं मेरी फैमिली के पास जाऊँ या फैमिली से मिलूँ, या क्या पैगाम देंगे आप? क्योंकि कई मरतबा फ़ोन किया घर में, घर पर रिस्पांस नहीं आया? हाँ जी नहीं है। तो आपको पैगाम देना चाहिए, पैगाम दें अपना। पैगाम यही है कि वो मिलने आए, ले जाएं। जी बिल्कुल, इस वक्त रिहैबिलिटेशन सेंटर में एक हमारे साथ गुलकार हैं, उनका नाम है मुशर्रफ। आप अब ये ना समझ लीजिएगा कि ये जनरल मुशर्रफ हैं, इनका नाम है मोहम्मद मुशर्रफ। हम उनके पास चलते हैं, हमसे गाने सुनते हैं, वो बहुत अच्छा म्यूज़िक सुनाते हैं। अच्छा मुशर्रफ साहब, आप हमें क्या सुना रहे हैं आज? मैं शाहरुख खान का गाना सुना रहा हूँ आपको। सुनाएं। भोली सी सूरत, आँखों में मस्ती, हाय हाय। भोली सी सूरत, आँखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, हाय हाय। एक झलक दिखलाए, कभी कभी आंचल में छुप जाए, हाय हाय। बिन देखे ये हाल हुआ, देखूं तो क्या हो जाए, भोली सी सूरत। आप कौन सी बोली सूरत पे मरे हैं? कौन सी बोली सूरत से मरे हैं? एक लड़की हम सही रहती थी, उससे आ गया। तो बताए ना, वाकया सुनाए, वाकया सुनाए, साथ एक गाने भी सुनेंगे, साथ साथ वाकया भी। एक लड़के ने नंबर दिया, उसने कहा इस नंबर पे फ़ोन करो। मैंने फ़ोन किया तो लड़की ने उठाया, उसने फ़ोन उठाया, मैंने कहा हेलो, उसने बोला कौन, मैंने कहा मुशर्रफ। उसने फ़ोन नीचे रख दिया, फिर मैंने फ़ोन किया, उसने बोला कौन, मैंने कहा मुशर्रफ। उसने कहा मैं तुम्हारा फ़ोन कटवा दूँगी, अब दोबारा तुमने फ़ोन किया तो। लेकिन उसने दूसरी बार फ़ोन अटेंड कर लिया। उसने कहा, मैंने कहा दोस्ती करोगी, उसने कहा जी दोस्ती करो। अच्छा, उसके बाद आपकी दोस्ती हो गई। तो आप यहाँ पर हॉस्पिटल कैसे पहुँचे? मुझे मेरी माँ लेके आई E1 वार्ड में। अच्छा, मुझे बताया आपकी वालदा आपको यहाँ पर दाखिल है, तो आप अपने वालदान को पैगाम देना चाहें? तो मैं अपनी अम्मी से कहूँगा कि वो इधर आएँ, गिल साहब से मिले, मोहसिन भाई इधर गिल साहब से मिले। गिल साहब आए थे वाजिद भाई के पास मिलने के लिए, वो इधर आए और मेरा पता करके जाए। मैं तो ऐसे ही बैठा हुआ हूँ फारिग, मेरे पास 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, कोई मिलने भी नहीं आया घर से। अच्छा, अब आपको गाना सुनाए, अपनी माँ को डेडिकेट करें गाना कोई। चलो ठीक है, पाकिस्तानी सुन लें आप। ठंडी ठंडी रात दा सवाद ले ओ मुंडिया, झांजरां दा पहला सलाम ले ओ मुंडिया। बाहों दे रेशमी घेर विच लेके, अज तेरी कद लेनी जान मुंडिया। ठंडी ठंडी रात दा सवाद ले ओ मुंडिया। अच्छा मुशर्रफ साहब, मुझे ये बताएं, आपका को दिल को लगता हो, जो दिल को छूता हो, आपके पसंद, आपकी ज़ाती पसंद, वो हमें सुनाएं। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। हर पल मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी, मैं जागूंगा नींद तुम्हें ना आएगी। छोड़ के ऐसे हाल में जो तुम जाओगे, सच कहता हूँ जान बहुत पछताओगे। परदेसी मेरे यारा लौट के आना, तुम याद रखना कहीं भूल न जाना। ओ मेरे परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के दिल तोड़ के। वाह जी वाह जी वाह, मुशर्रफ साहब गुड, छा गए। इस वक्त हम रिहेबिलिटेशन सेंटर में मौजूद है। यहाँ पर मुख्तलिफ शोबाजात बनाए गए हैं। यहाँ पर जैसे कि ये बैडमिंटन खेल रहे हैं, यहाँ पर ज़हनी अमराज में मुब्तला जो मरीज़ हैं यहाँ पर बाकायदा से गेमिंग कर रहे हैं, क्योंकि आज ईद का भी दिन है। और बाकायदा से देखा जाए तो ये भरपूर तरीके से इस सारे इवेंट को जो है एंजॉय कर रहे हैं। और देख सकते हैं आप यहाँ पर बाकायदा से इनको गेमिंग की भी सहूलियत दी गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा, यहाँ पर गेम्स वगैरह भी होती हैं पेशेंट्स को एक्टिवेट करने के अलावा, और इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी हॉबीज़ हैं या कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ पर की जा रही हैं? ये हमारा मल्टी एक्टिविटी रूम है। आप देख रहे हैं टेबल टेनिस का टेबल पड़ा हुआ है, कैरम बोर्ड पड़ा हुआ है, ये लोग यहाँ पे ये खेलते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ कंप्यूटर्स हैं, जिन पेशेंट्स को हमारे शौक होता है और इस तरफ एबिलिटी होती है, उनको हम कंप्यूटर्स के और बेसिक कंप्यूटर स्किल्स जो हैं वो सिखाए जाते हैं, ताकि वो बाद में जाएँ कहीं जॉब वगैरह करनी है तो उनके लिए आसानी हो जाए। सर क्या हाल है आपका? ठीक हूँ। अच्छा सर, आप मुझे बताएं, आपके यहाँ पर क्या सीख रहे हैं आप? कंप्यूटर सीखता हूँ। आप कौन सा इसमें प्रोग्राम सीख रहे हैं कंप्यूटर का? वर्ड में।
लेटर लिखना। अच्छा मुझे बताएं आपको मसला क्या था, थोड़ा सा आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम थी, आप यहाँ पर आए अपना इलाज करवाने, तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएंगे। कोई छोड़ गया था मुझे यहाँ पर, दोबारा लेने नहीं आए। कुछ पैगाम देना चाहिए आप, जो आपको छोड़ गए थे, कोई पैगाम मैसेज को देना चाहिए उनको कि मुझे यहाँ से जल्दी ले जाएं, मैं ठीक हूँ। अच्छा आप ठीक हैं, आप ये कहते हैं। तो आपका कोई शौक़ हो, आपको कोई ख्वाहिश हो, को बताना चाहें, वो बता सकें कि आप? नहीं, कोई ऐसा शौक नहीं। तो आप हमें कुछ बना के दिखाएंगे यहाँ पर? ये लेटर लिखा ही है सामने। जी दिखाएं ज़रा, लेटर आपने क्या लिखा है? ये लेटर लिखा है किसको आपने? अच्छा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को लिखा। तो आपने अपनी फैमिली को लेटर नहीं लिखना? लिखना। तो बताएं कैसे लिखेंगे अपनी फैमिली को लेटर? फ़ोन किया था तो वो आएंगे जल्द लेके जाने के लिए। अच्छा वो आएंगे आपको जल्द देने के। तो आपने कोई लेटर को आपको याद आती है? हाँ जी याद आती है, फ़ोन कर लेता हूँ। फ़ोन कर लेते हैं? हाँ जी। तो आपसे मिलने भी आते हैं? हाँ जी मिलने भी आते हैं। अच्छा तो आप कोई पैगाम देना चाहें अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को? हाँ जी कि मुझे यहाँ से ले जाएं, मैं अब काफ़ी ठीक हूँ। ये बताइए नॉर्मल रूटीन में जब आपकी सिस्टम चल रहा होता है, हॉस्पिटल चल रहा होता है, एक ख़ास दिन होता है जैसे ईद है, तो ईद पर आपकी एक्टिविटीज़ डबल होती हैं, क्या होता है? ईद पे जी एक्टिविटीज़ बिल्कुल फ़र्क होती हैं। एक तो इनको उस दिन नए कपड़े बिल्कुल प्रोवाइड किए जाते हैं, सारे के सारे नहाते धोते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। इनके लिए जो खाना आता है उसमें स्पेशल इंतज़ाम किया जाता है। सवैयाँ शीरखुरमे का इंतज़ाम इनके लिए सुबह के टाइम पे होता है, और बाकी दिन भी जो खाना इनको दिया जाता है वो स्पेशल दिया जाता है। जिस तरह हमारे घरों में होता है ईद वाले दिन के ऊपर, उस तरह इनको भी इस तरह किया जाता है। प्लस हम कोशिश करते हैं कि उस दिन म्यूज़िक का प्रोग्राम या इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो भी करवा दी जाती हैं। अच्छा म्यूज़िकल प्रोग्राम भी रखते हैं। तो सर डॉक्टर साहब आप भी अपनी फैमिली को छोड़ के हैं, तो आपका दिल नहीं करता मैं भी अपनी फैमिली के साथ जाऊं, लेकिन आप इसको अपना क्या कह रहे हैं कि मसीहा होने के नाते आप पूरा टाइम इनके साथ स्पेंड करते हैं? देखिए वो करना पड़ता है ना, जब हमारी जिम्मेदारी बन गए हुए हैं ना, हमारे इदारे में रह रहे हैं और हम जब यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो अपनी फैमिली के साथ हमारी फैमिली की तरह ये लोग हो गए होते हैं। इसके अलावा खेलों के हवाले से कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में जी हमारी ये टेबल टेनिस होता है, कैरम बोर्ड वगैरह होता है हमारी। इसके बाद हर हफ्ते जो है म्यूज़िक क्लास होती है, हमारे म्यूज़िक टीचर आते हैं। नाम क्या है? मेरा नाम खावर है। अच्छा खावर साहब। अच्छा सर आपका क्या नाम है? बिलाल साहब। चले बिलाल साहब और खावर साहब के दरमियान मुकाबला होता है, हम देखते हैं। ये टेबल टेनिस का मुकाबला शुरू हो गया है, और ये जो लोग हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर ज़हनी अमराज में मुब्तला मरीज़ हैं, इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ख़ास तौर पर इनकी फैमिलीज़ की, इनके बच्चों की। और यही मेरा पैगाम है, मेरा यही मैसेज है कि खुदारा जो इनकी फैमिलीज़ हैं जो इनको छोड़ गई हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर आएँ और इनके साथ टाइम स्पेंड करें। क्योंकि ज़हनी मरीज़ का मतलब ये नहीं है कि सारी ज़िंदगी ये मुस्तकिल ज़हनी मरीज़ रखें। तो मेरा आपसे सवाल है, आप माशाल्लाह ये मैंने देखे हैं बिलाल साहब और बड़ा अच्छा बैडमिंटन खेल रहे हैं, आप उनको मोटिवेशन भी देते हैं, तो इनको क्या मसाइल हैं, इनके ज़हनी मसाइल क्या हैं? देखिए ज़हनी मसाइल मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं, मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं। जिस तरह बाकी तमाम बीमारियाँ होती हैं जिस्म की, उस तरह ही ज़हनी बीमारियाँ भी होती हैं। लेकिन जब बीमारी होती है तो फिर अल्लाह की तरफ से शिफा भी मिलती है। अगर प्रॉपर इलाज करवाया जाए, प्रॉपर दवाई दी जाए, तो फिर ये लोग बेहतर भी हो जाते हैं। तो असल बात ये होती है कि जब बीमारी होती है उस टाइम पे फ़ौरन डॉक्टर के पास आया जाए। अक्सर हमारे औकात ये होते हैं कि बीमार होते हैं तो क्या कहा जाता है कि जिन आ गए हैं, कभी पीरों के पास चले जाते हैं, कभी हकीमों के पास चले जाते हैं, बहुत टाइम ज़ाया कर दिया जाता है। फराज साहब आप कब से हैं यहाँ पर इस हॉस्पिटल में? 9 महीने हो गए। 9 महीने में। अच्छा मुझे बताएं आपका इलाज यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो रहा है? बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। तो आप, मुझे लगता है वैसे ही माशाल्लाह आप खूबसूरत भी हैं और आपकी एक्टिविटी भी बता रही है, बिल्कुल इस वक्त एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तो आपके क्या शौक़ है? मेरे शौक़ है स्नूकर, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट। अच्छा ये आप खेलते हैं? जी। अच्छा मुझे बताइए कोई तकरीर का शौक़ हो, कोई शेर व शायरी का शौक़ हो, कोई? मुझे गाने का शौक़ है। जरूर सुनाए हमारे नाज़रीन को, जरूर सुनाए गाना। हाँ गाना ज़रूर सुनाए। सुना। अच्छा जी। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूँगा, तुमको मैं छुपा लूँगा, तुमसे दिल में बसा लूँगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूँगा, तुमको मैं छुपा लूँगा, तुमसे दिल में बसा लूँगा।
अच्छा फराज साहब, वेरी गुड, ज़बरदस्त। मुझे फराज साहब ये बताइएगा, आपको इश्क भी हुआ है कभी? नहीं, इश्क नहीं हुआ। कभी इश्क नहीं पाला आपने? नहीं वैसे शक्ल से तो आप लगते हैं आशिक। नहीं इस तरह का गाना आपने गाया है? वो तो मुझे शौक था ना बचपन से ही, बचपन का सिंगिंग का शौक है। मैं ये कॉन्सर्ट भी करता रहा हूँ रेस कोर्स पार्क में। तो कोई और गाना में सुनाएं कोई और भी सुना देते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा मुझे बताएं, आपकी फैमिली आपके साथ राब्ते में है? जी, मेरी फैमिली आती रहती है यहाँ पे, मेरे भाई चक्कर लगाते रहते हैं, मुझसे मिलने आते हैं। तो कोई आप पैगाम देना चाहें अपनी फैमिली को, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाई को? नहीं, वो आते रहते हैं, मुझे नहीं ख्याल कि उनके लिए कोई पैगाम होगा मेरे पास, क्योंकि वो हफ्ते में 2 हफ्तों के बाद चक्कर लगाते रहते हैं। कल मेरे भाई मुझे फिर मिलने आ रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी भी है माशाल्लाह। तो आप कब से यहाँ पर ज़ेर इलाज हैं? मैं जी यहाँ पे 1 साल 12 महीने से। 1 साल 12 महीने से यहाँ पर ज़ेर इलाज। तो आपकी एजुकेशन क्या है? बरतानिया से MSc। माशाल्लाह, आपने बरतानिया से MSc किया हुआ है। तो आपको कोई शौक़ हो तकरीर करने का, कोई ऐसी जो रिसर्च की हो या जो आपने पढ़ा उसके हवाले से कोई बोलना चाहें, बात करना चाहें? नहीं जी, तकरीर का शौक़ नहीं। किस चीज़ का शौक़? कोई चीज़, बैडमिंटन के अलावा कोई शौक़ तो होगा ना? शौक़ है अर्निंग मनी बाहर। वेरी गुड। माशी हालात तो वैसे ही पाकिस्तान के बहुत ख़राब हैं, तो आप बताएं, मशवरा दें पाकिस्तान गवर्नमेंट को, अर्निंग कैसे की जाती है, माशी हालात कैसे बेहतर हुए, मशवरा दें। मैं फंड रेजर हूँ, मैं एक कैंसर चैरिटी बना रहा था, हत्ता के अंदर डलवा दिया गया। अच्छा, कैंसर की चैरिटी बना रहे थे, मरीज़ों की खिदमत करने का आप में जज्बा था, उस जज्बे को पूरा करने तो आपको इन्होंने मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया। तो आप क्या पैगाम देंगे ऐसे लोगों को? वो जी, मैं घर वाले कल आ रहे हैं, मैं पैगाम दूंगा कि मुझे आके ले जाएं। कल लेने ही आ रहे हैं मुझे, उन्होंने कहा आप ले जाएंगे कल। तो अल्लाह करे वो ले जाएं। जब तक बंदा गेट से बाहर ना हो जाए पता नहीं होता। अच्छा खावर साहब, माशाल्लाह आपके गोल्स बहुत हैं। आपने जो शुरू किया था चैरिटी के लिए, ये बहुत बड़ा काम है, इसका अल्लाह ताला आपको अजर देगा। लेकिन मुझे बताइएगा, माशी हालात पाकिस्तान के देखे हैं आपने, इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, तो माशी हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं किसी मुल्क के या किसी घर के? माशी हालात अपनी ज़ाती बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है पाकिस्तान में, ज़ाती स्ट्रगल की वजह से हो सकते हैं। नहीं, आपने स्पेशलाइज इसमें पढ़ा हुआ है, इंग्लैंड से पढ़ा हुआ है, तो आप थोड़ा सा मशवरा दें ना, गवर्नमेंट को मशवरा दें। गवर्नमेंट को, मैं गवर्नमेंट में है ही नहीं, गवर्नमेंट को मशवरा तो दे सकते हैं ऐसे माशियत के हवाले से। गवर्नमेंट आवाम पे स्पेंडिंग करे, पब्लिक स्पेंडिंग करे, तो फिर माशी हालात अच्छे हो सकते हैं मुल्क के। गवर्नमेंट पब्लिक स्पेंडिंग करे, माशी हालात अच्छे हो सकते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग करे। स्पेंडिंग क्या करे? पब्लिक स्पेंडिंग, इंडस्ट्री बनाए। अच्छा, इंडस्ट्रीज बनाए, इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, रोज़गार मौके पैदा हों। जी जी जी। तो पाकिस्तानी इकॉनमी ग्रोथ करे। हाँ जी। तो कोई पैगाम ये है जी कि गवर्नमेंट इस तरह का कोई कानून बनाए कि जी के 3 महीने का कोर्स जो होता है यहाँ पे, जब ख़त्म हो जाए उसके बाद घर वाले आए ना आए रिहा कर दिया जाए, जिस तरह पेशावर का मेंटल हेल्थ का कानून है। अच्छा, आप चाहते हैं कि रिहा कर दिया। अच्छा खावर साहब, बहुत अच्छे आपके बहुत अच्छे जो हैं गोल्स हैं, अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब करे। अपनी फैमिली को क्या पैगाम देंगे? जी, कल आके मुझे ले जाएं। जी बिल्कुल, कल आपकी फैमिली आपको आएगी और लेके भी जाएगी। खावर साहब आप बैठें। अच्छा डॉक्टर साहब, आप देखें, इन्होंने इंग्लैंड से पढ़ा हुआ है और माशाल्लाह अगर माशियत की बात की जाए तो फाइनेंस की बात की तो उसमें इन्होंने डिग्री हासिल की हुई है। तो आप क्या समझते हैं, ऐसे लोगों को ये ज़ाया नहीं हो रहे यहाँ पर? देखिए, ज़ाया तो नहीं हो रहे। जब बीमार होते हैं तो अस्पताल तो आना है, लेकिन असल बात यह है कि जब यहाँ से ठीक हो जाते हैं और बेहतर हो जाते हैं तो उसके बाद फिर वापस बिल्कुल ज़रूर जाना चाहिए। और घर वालों को चाहिए कि आएँ, इनको लेके जाएँ
और ताकि ये जाके कंट्रीब्यूट कर सकें अपनी फैमिली के लिए भी और हमारी कम्युनिटी के लिए भी और मुल्क के लिए भी हमारे। अच्छा, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल डॉक्टर साहब बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ और मेरा पैगाम भी यही है कि इनकी जो फैमिलीज़ हैं, इनके जो रिश्तेदार हैं, इनके वालिदैन हैं, जो भी हैं, उनको चाहिए वो यहाँ पर आएँ और जो लोग यहाँ पर ज़हनी अमराज में मुब्तला मरीज़ हैं उनका इलाज मुआवजा जारी है, इसका ये मतलब नहीं कतन कि उनको यहाँ पर ही रहने दें, बल्कि उनकी फैमिली के लोग यहाँ पर आएँ और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उनको घर ले जाएँ और घर जाकर उनको मेडिकेशन करें, उनका ख्याल रखें। अच्छा, मेरे साथ एक और मौजूद है सर। अच्छा सर, मुझे बताइएगा आपका सबसे पहले नाम क्या है? रमीज़ राजा। रमीज़ राजा, वो क्रिकेटर रमीज़ राजा है आप? नहीं, मैं क्रिकेटर, मैं भी क्रिकेटर हूँ। अच्छा, आप भी क्रिकेटर हैं, तो बताएं क्या कब क्रिकेट खेली आपने? मैं बचपन से क्रिकेट खेल रहा हूँ, अभी तो यहाँ पे हूँ तो अभी नहीं खेल सक रहा हूँ। नहीं तो अभी आपने यहाँ पर टीम नहीं बनाई अपनी? यहाँ पे भी टीम है, यहाँ पे भी खेलते हैं, स्पोर्ट्स वीक हुआ थोड़ा से पहले वहाँ पर क्रिकेट खेल गया। तो उसका मतलब आप कैप्टन हैं यहाँ पर? रमीज़ राजा तो कैप्टन थे, आप भी कैप्टन हैं? जी कैप्टन हूँ अभी। तो क्या कहेंगे क्रिकेट के हवाले से, क्या बताना चाहे, क्या पैगाम देना चाहिए? क्रिकेट के बारे में ये पैगाम दूँगा, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है लेकिन टैलेंट इतना नज़र नहीं आता, टीवी पे लेके नहीं आते, इंटरनेशनल क्रिकेट पे नहीं आ सकते, तो ढूंढ के लेकर आए पाकिस्तान में, गलियों में से मोहल्लों में से ढूंढे, इतने क्रिकेटर जो हैं उनको ढूंढ के लेकर आए और उनसे क्रिकेट खिलवाएँ। अच्छा, आप चाहते हैं कि गली मोहल्ले से टैलेंट ढूंढे, वहाँ पर क्रिकेट ढूंढ के लाएं और उनको इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाएं। अच्छा, आप पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो गया, आपको पता होगा, आप टीवी देखते होंगे, तो उस बारे में क्या कहेंगे? पीसीबी को क्या पैगाम देंगे आप? पीसीबी को पैगाम दूंगा कि इतने बड़े बड़े क्रिकेटर पाकिस्तान से, शायद अफरीदी, मोहम्मद यूसुफ, मामूल आगा, अब ये तो चले गए हैं, अब नए क्रिकेटर्स को लेकर आए हैं और उनकी जगह बनाएं, उनको खेलने के मौके दें। तो आप नहीं कहेंगे कि मुझे रखें? मुझे भी रख लें अगर रख सकते हैं तो। पूरा पैगाम देना, अपने नाम के साथ पूरा पैगाम दें रमीज़ राजा, जो आप इस वक्त। मैं रमीज़ राजा हूँ, मेरा भी दिल करता है क्रिकेट खेलने का, मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूँ, मुझे भी आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मौका दें, मैं भी खेलना चाहता हूँ। अच्छा, आप मौका चाहते हैं, चलें आपका पैगाम हम पीसीबी तक पहुँचाएँगे और ये सारी लोग देखेंगे और बाकायदा से आपसे रब्ता करेंगे। दूसरा मुझे ये बताइएगा रमीज़ भाई कि आप अपनी फैमिली को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं अपनी फैमिली को पैगाम दूँगा कि मुझे 5 से 7 महीने हो गए हैं इधर, इतना वक्त हो गया, मुझे ले जाएं आके, मुझे लेके भी जाना है यहाँ से, मैं तो खुद तो जा नहीं सकता हूँ, ये भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो कोई कानून बनाए गवर्नमेंट ऐसा है जो 1 महीने के बाद आज़ाद कर दें सारों को, नहीं तो जवानी तो सारी इधर ही, मेरी 6 साल तो इधर ही निकल गए हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपका पैगाम हम ज़रूर गवर्नमेंट तक पहुँचाएँगे, कोई ऐसा कानून बनाएं ताकि 1 महीने बाद आप लोगों को आपके घर जाने की इजाज़त दी जाए। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, आप यहाँ पर एज ए अटेंडेंट हैं, स्पोर्ट्स इंचार्ज हैं, ठीक है, आप यहाँ पर उनको गेमिंग सिखाते हैं, गेम्स सिखाते हैं, तो मुझे ये बताइएगा आपको मुश्किलात भी आती होंगी, और आज ईद है, ईद की खुशियाँ, और आप भी अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ पर बाकायदा से एक कार में हिस्सा ले रहे हैं, यहाँ पर मरीजों की खिदमत कर रहे हैं, तो मुझे अपना नाम भी बता दीजिएगा और साथ साथ अपना डेजिग्नेशन और जो यहाँ पर आपको मुश्किलात आती हैं वो भी बताइए। रफ़ीक भट्टी मेरा नाम है, मैं स्पोर्ट्स इंचार्ज हूँ PMH का, और जब ये नए आते हैं ना हमारे पास, मैं सबसे पहले पूछता बेटा आपको गेम कौन सी पसंद है, जो इन्होंने खेली होती है बचपन में, ये फिर बताते हैं कि मैं ये खेलूँगा, फिर हम उसी टीम में इसको डाल देते हैं। जिस तरह मैं सुबह आती सबसे पहले असम्बली में करवाता हूँ स्पोर्ट्स की, जिस तरह स्कूलों में होता है, सुबह 8 बजे हमारी असम्बली होती है, जिसमें हम होती है तिलावत होती है, नात होती है, मिली नगमे और कौमी तराना, फिर एक्सरसाइज, उसके बाद जिम में चले जाते हैं हम लोग, फिर उनके बाद इनकी मेडिसिन होती है, फिर उनके स्पोर्ट्स का एक्टिविटी शुरू हो जाती है। जो टेबल टेनिस खेलने वाले वो इधर के टेबल टेनिस खेलते हैं, जो क्रिकेट खेलने वाले ग्राउंड में लेके जाते हैं। अच्छा, तो मुश्किलात भी तो होती होंगी आपको? मुश्किलात तो होती हैं, जाहिर है, वो स्टार्टिंग में इनको ज़रा आम नॉर्मल इंसान को कंट्रोल करना और एक जो मेंटल जो मोटिवेशन इनको देनी होती है, स्टार्टिंग में इनको ज़रा थोड़ा सा बताना होता है कि बेटा ये आपकी ज़हनी सेहत के और जिस्मानी सेहत भी बहुत ज़रूरी है, फिर ये मान लेते हैं कि सही कह रहे हैं आप एक्सरसाइज पे। हम इस वक्त मेंटल हॉस्पिटल के ड्रग एडिक्शन जो शोबा है वहाँ पर आए हैं। इस वक्त मेरे साथ डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं जो AMS हैं, एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर इशरत साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा ये ड्रग एडिक्शन है, यहाँ पर जो नशे का इलाज किया जाता है, जो नशे के मर्ज में मुब्तला हैं, तो हमारे नाज़रीन को बताइएगा यहाँ पर कितने मरीज़ आते हैं और किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट और इलाज किया जाता है?
हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तादाद है जो मरीज़ यहाँ पे आते हैं और वो हमारी ओपीडी के ज़रिए यहाँ पे दाखिल किए जाते हैं। उनके कुछ बुनियादी टेस्ट वगैरह करवा के तो यहाँ पे हम उनको दाखिल करवाते हैं। ये हमारा इदारा जो है 120 बेडेड हॉस्पिटल है। ये न्यू एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर जो है 120 बेड्स पे मुश्तमिल है। तो हमारे पास काफ़ी तादाद में मरीज़ों का आना है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपके पास काफ़ी तादाद मैंने देखा है, बहुत सारे मरीज़ यहाँ पर आते हैं और बाकायदा से यहाँ पर सेहत याब होकर भी घरों को जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आज हमारा प्रोग्राम ईद के हवाले से हम ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत ईद मुबारक भी कहूँगा और साथ साथ बाहर आप अपनी फैमिली को छोड़कर और यहाँ पर आए हैं और बाकायदा से यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं और उनकी खिदमत कर रहे हैं मरीज़ों की। तो डॉक्टर साहब, आप हमें थोड़ा सा अपना जो यूनिट है, जो आपका ये ड्रग एडिक्शन वार्ड है, इसका विजिट करवाएंगे आप हमें? जी ज़रूर, जी ज़रूर, बिल्कुल बताएं। और साथ हमें सर ये बताते जाइएगा, आपने बताया कि 128 बेड हैं, 120 बेड हैं, तो इसमें हमें जो है वो सारा जो सिस्टम है वो बताते जाएं कि किस तरह के मरीज़ आपके पास आते हैं, जैसे हेरोइन है या इंजेक्शन एडिक्शन है, उसके अलावा दीगर। जी, हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो मरीज़ हैं मुख्तलिफ़ जो भी एडिक्शन की चीज़ें हैं, चर्स है, भंग है, अफ़ीम है और बाकी जो जिस तरह आइस वगैरह हर चीज़ है, मल्टीपल ड्रग एब्यूज़ बेसिकली यहाँ पे हम उनको कहते हैं कि बेशुमार चीज़ें जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो सारे ही यहाँ पे आते हैं इलाज के लिए। अच्छा, सारे यहाँ पर। तो सर इसमें इलाज का तरीका का थोड़ा सा बताएं, कुछ SOPs हमें बताएं हमारे नाज़रीन को। हमारे नाज़रीन सुनना चाहते हैं कि किस तरह के SOPs होते हैं, जो जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंजेक्शन लेता है या कोई आइस लेता है तो उसके लिए क्या SOPs रखे हैं, उसको एडमिशन के लिए क्या SOPs रखे हैं, उसके दाखिले के लिए क्या SOPs हैं? जी, हमारा जो यहाँ पे दाखिले का तरीक़ाकार है वो ये है कि हमारे पास पेशेंट्स आउटडोर में आते हैं, वहाँ पे हमारे डेली OPD जो होती है उसमें उनको चेक किया जाता है और उनके बुनियादी कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं, जिस तरह हेपेटाइटिस B, C, HIV और कोरोना का टेस्ट करके फिर वो पेशेंट के उनके ID कार्ड वगैरह को चेक करके उनके डॉक्यूमेंटेशन और फैमिली का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ पे एडमिशन करके फ़ाइल बनती है, फिर वो यहाँ पे हमारे पास एडिक्शन सेंटर में आते हैं और ये हमारा बुनियादी पहला स्टेशन ये है जिसको हम आइसोलेशन बोलते हैं, आइसोलेशन वार्ड कह लेते हैं। जी जी, और यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन की जाती है। डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि जो वो ड्रग्स यूज़ करते हैं उनको यहाँ से उसको छोड़ने का अमल यहाँ से शुरू होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा, जैसे कि हम OPD से आपका रेफ़र हो जाता है केस, यहाँ पर नर्सिंग सेशन में आता है, यहाँ पर फ़ाइल बनती है, फ़ाइल बनने के बाद मैं ये देख रहा हूँ ये मुख्तलिफ रूम बने हुए हैं जहाँ पर सेल्स बनाए गए हैं और यहाँ पर मरीज़ों को जो है यहाँ पर रखा जाता है। तो मुझे बताइएगा, जैसे ही कोई मरीज़ आपके पास आता है उसके लिए फ़ौरी इमदाद जो यहाँ पर तिब्बी इमदाद क्या दी जाती है आपके इस मुख्तलिफ दवाइयों से? हम सबसे पहले तो उनको थोड़ी काउंसलिंग करके यहाँ पे उनको रखा जाता है, उनका कोई फैमिली मेम्बर साथ होता है और मुख्तलिफ दवाइयों से उनका ट्रीटमेंट जो स्टैंडर्ड दुनिया में ट्रीटमेंट होती हैं डिटॉक्सिफिकेशन, उसमें हम उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी जाती है, जो उनकी यानी छोड़ते वक्त जब उनको जैसे उल्टियाँ आ गई, उनको डायरिया हो जाता है, इस तरह के उसका फिर इलाज। अच्छा सर, आपने बड़ी बात की है कि उनकी काउंसलिंग की जाती है, तो काउंसलिंग सर ऐसे मरीज़ की बहुत ज़रूरी है। अगर काउंसलिंग होगी तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आधा मरीज़ पैसे सही हो जाता है। तो इसके लिए काउंसलिंग के लिए आपका अमला यहाँ पर मौजूद होता है? जी जी, हम खुद भी काउंसलिंग यहाँ पे करते हैं, हमारे डॉक्टर्स हर वक्त यहाँ मौजूद होते हैं। उसके अलावा हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे तैनात हैं जो कि एक एक पेशेंट के पास जाके उनको और उनकी फैमिली को काउंसिल किया जाता है। चलें सर, हमें अब थोड़ा सा हमें दिखाइएगा अपने वार्ड जो आपके हैं और उसके बारे में हमें रहनुमाई करें, बताएं। ये हमारा आइसोलेशन है जहाँ पे शुरू में पेशेंट्स को रखा जाता है। ये आइसोलेशन सेल है, इनमें हमें कुछ देर के लिए उनको यहाँ रखना पड़ता है। ये ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल लॉक्ड हैं, लेकिन इनकी हिफाजत के लिए ताकि ये मतलब एब्सकॉन्ड ना हो और उनकी सेफ्टी के लिए उनको यहाँ रखा जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इनसे बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझे बताइएगा, आपका नाम क्या है? फैसल। फैसल, आप क्यों आए हैं यहाँ पर, क्या वजह है, यहाँ पर क्यों दाखिल हुए हैं? मैं नशा छोड़ना आया हूँ, वाइट पीता हूँ। अच्छा, वाइट पीते थे आप, कब से पी रहे हैं? 3 साल हो गए। तो अब आप समझते हैं कि नशा आपका वो ड्रग एडिक्शन में आप ठीक हो जाएंगे? जी, मैं इधर मुझे 3 दिन हो गए हैं। 3 दिनों में मेरी एडिक्शन और मेरी तरोड़ें ख़त्म हो गई। इधर का इलाज बहुत अच्छा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इधर का इलाज बहुत अच्छा है। मुझे ये भी बताइएगा, कब से आप ये नशा कर रहे हैं वाइट? 3 साल से।
3 साल से कर। तो कब पहले भी यहाँ पर दाखिल हुए हैं? जी नहीं, पहली दफ़ा। तो 3 दिनों में मेरी तरोड़ें और मुझे सब निज़ाम मेरा अच्छा हो गया पहले से। अच्छा भाई, मुझे बताइएगा, आप कोई पैगाम देना चाहें जो दूसरे लोग नशा करते हैं, इसका करते हैं दीगर, उनको क्या पैगाम देंगे? उनको मैं यही पैगाम दूंगा कि वो छोड़ के इधर मेंटल हॉस्पिटल में मनशाद वार्ड में आ जाएं इनका, और कोई भी हॉस्पिटल में इनसे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। अच्छा, आपको नशे की ये लत कैसे लगी? ये दुबई से मेरा दोस्त आया था दनान, वो उधर से लेके आया था, आइस पिलाई थी उसने पहली दफ़ा। तो पार्क में बैठे दोस्त 4-5 दोस्त बैठे हुए थे उधर नहीं गाँव में। तो आपका कमाई का क्या ज़रिया है? हमारा रोटी रोज़ी का क्या ज़रिया है? वो हमारी आदत है गला मंडी में उधर। तो अब आप समझते हैं कि आप यहाँ से जाकर बिल्कुल नशा छोड़ देंगे, ये वादा करते हैं आप? बिल्कुल। जैसा कि आपने यहाँ पर जो एडिक्शन के मरीज हैं उनकी बात सुनी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने इनकी बात सुनी है, जो पेशेंट है ये कह रहा है कि मैं पिछले 3 साल से एडिक्शन का शिकार हूँ, वाइट पीता हूँ, तो अब ये कह रहा है कि मैं 3 दिन से मेरा इलाज बड़ा बेहतरीन हो रहा है। उन्होंने इंतज़ामिया की भी तारीफ़ की है, डॉक्टर्स की तारीफ़ की है। तो मुझे ये बताइएगा, ये जो एडिक्शन, ये यहाँ पर तो जो ये नशेई, हम कहें तो माशरे में इनको नशेई कहा जाता है, तो ये यहाँ पर तो वादे कर जाते हैं, बाद जाकर फिर ये दोबारा शुरू हो जाता है, तो इसके लिए क्या काउंसलिंग आपका इदारा करता है? एक्चुअली यहाँ पे हम उनकी सबसे पहले तो ये वजह मालूम करते हैं ना, ये वजह मालूम की जाती है कि वो एडिक्शन में क्यों आए। उसकी बेशुमार वजूहात हैं, हमारी माशरती प्रॉब्लम्स हैं, और ईज़ी अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग्स है। दूसरा, इनकी अनएम्प्लॉयमेंट है, कोई इनका काम नहीं इनको सही मिलते, कुछ तालीम की कमी की वजह से इस चीज़ में फंस जाते हैं। एक माफिया है जो ज़ाहिर है हमारे माशरे को ख़राब कर रहा है। तो यहाँ पे हम उनकी साथ साथ इलाज के साथ साथ उनकी काउंसलिंग में यही बताया जाता है कि घर में जाके उनके साथ बहुत प्यार मोहब्बत से उनको पेश आया जाए, उनको हिफाजत से रखा जाए, और उनको किसी काम पे लगाया जाए कि कारामद वो कोई काम ऐसा करें, कोई स्किल ऐसी सीखें ताकि वो इस बुराई से बच सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा, हमारे माशरे की यूथ जो है वो ज़्यादातर एडिक्शन का शिकार है, कोई नशा कर रहा है, कोई नशा कर रहा है, तो डॉक्टर साहब आप क्या ऐसा कोई मैसेज देंगे, कोई ऐसी बात करेंगे कि हम इस लानत से महफूज हो सकें? सबसे पहले तो ऐसा है कि हमारे यहाँ सोशो इकनॉमिकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। हमारा कंट्री, हम पाकिस्तान पुअर, बहुत ज़्यादा, मसलन हम पुअर कंट्री हैं, तो अब गुर्बत जो है वो एक बहुत मेन काज हो सकती है इस चीज़ की। मसलन वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, एनजाइटी में आ जाते हैं। अब उनकी मसलन जॉबलेसनेस है, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स हैं, और हमारे यहाँ SOPs का ना होना, मसलन मेडिकल स्टोर के ऊपर या मेडिकल फार्मेसीज़ के ऊपर, ऐसी फार्मेसी जो हमारे गली मोहल्लों में है, उसमें ड्रग एडिक्शंस जो टेबलेट्स हैं, स्लीपिंग पिल्स हैं, वो इजी अवेलेबल है। तो इन सारी चीज़ों को देखना, मसलन उसके अकॉर्डिंगली। तो आपका कहने का मकसद है कि हुकूमत को चाहिए कोई ऐसे SOPs बनाए, ऐसे कानून बनाए, ऐसी अथॉरिटी बनाए ताकि ये जो आम नशा की लानत मिल रही है इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। तो डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, आपका ये ड्रग एडिक्शन वार्ड है, इस वक्त माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन है, मैंने देखा बड़ा साफ़ सुथरा माहौल है, तो यहाँ पर जो मरीज़ आते हैं तो कितने अरसे में ठीक हो जाते हैं? अब ऐसा है कि डिफरेंट जो मुख्तलिफ़ किस्म के नशे हैं, अब उसका एक यहाँ पे SOP स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो बनाया गया है, जो डिटॉक्सिफिकेशन है, जिसे आप ऐसा ये कह सकते हैं कि नशे के जो असरात जिस्म के अंदर होते हैं वो 22 डेज़ में तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं। तो 22 डेज़ ही हमने यहाँ पे इनको एडमिट करना होता है, उसके बाद हम डिस्चार्ज कर देते हैं इनको, और बाकायदा फिर उनको मसलन फॉलोअप किया जाता है कि वो ऐसे पेशेंट्स की फैमिली को हम काउंसलिंग करते हैं कि इनको फॉलोअप के लिए 15 डेज़ के बाद या 1 वीक के बाद आप इनको लेके आएँ और इनकी मेडिसिन प्रॉपर साइकियाट्रिस्ट को चेक करवाएं और काउंसलिंग करवाते रहें। आपका मतलब है कि जो पेशेंट यहाँ पर आता है, दाखिल होता है, उसका इलाज होता है, उसको फॉलोअप के लिए आप रखते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, फॉलोअप के लिए रखा जाता है, लेकिन देखिएगा कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है तादाद इनकी बढ़ती जा रही है, ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत आम एक्सेस है नशे की लानत में। बहुत सारे हमारे जो यंगस्टर हैं वो इसमें मुब्तला हो चुके हैं। तो सर आप इसमें रोल भी अदा कर रहे हैं, अवेयरनेस भी दे रहे हैं, उनके जो वालदैन आते हैं, उनकी फैमिलीज आती हैं, बल्कि साथ आप एक बंदे को भी रखते हैं ताकि उनको साथ कंट्रोल करें। तो सर इसके अलावा और क्या बेहतरी लाई जा सकती है इस तरह के एडिक्शन के जो मरीज़ हैं उनके लिए? एडिक्शन के लिए बेहतरी यही है कि हमारे मुख्तलिफ़ बड़े जो शहर हैं, चाहे छोटे शहर हैं, वहाँ पे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाने चाहिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा, और इस तरह के और ट्रीटमेंट सेंटर्स बनाए जाएँ जहाँ पे लोग रजिस्टर्ड हों
और वो अपना इलाज करवाने के बाद फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाएं, जहाँ पे कोई प्रॉपर तरीके से उनको स्किल वगैरह सिखाई जाए, कोई हुनर सिखाया जाए, ताकि वो वापस जब माशरे में अपने घर में या अपने महल्ले में जाएं तो वो फिर उसी तरह बेरोज़गार ना हो, उनको कोई हाथ में हुनर हो ताकि वो अपना रोज़गार अच्छे तरीके से उनको बाइज़्ज़त तौर पे रोज़गार मिले और वो कारामद शहरी बन सके। अच्छा सर, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इनको कारामद शहरी बनने के लिए रोज़गार भी चाहिए, तो ज़ाहिर है रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। आपका तो फ़र्ज़ है, आपने इनके एडिक्शन को ख़ात्मे के लिए इनको मेडिसिन देनी है, इनके फैमिली को अवेयरनेस देनी है, गाइड करना है, सूफीज़ बताने हैं। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, आप हमें कोई और मरीज़ जो आपके पास यहाँ पर ज़ेर इलाज उनसे हमारी कोई बात करवा दें जी जी, या उनसे बात कर सकें हम। जी जी। अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान, क्या हाल आपका? क्या नाम है? इधर मेरे पास आए जी। मुझे ये बताइएगा, आप कौन सी ड्रग लेते हैं? आप वाइट वाटर लेते हैं। कब से ये आपको लानत लगी है? ये लागत 3-4 साल हो गए। तो क्या वजह थी इसकी प्रोडक्शन की? पूरी गैदरिंग के भी पूरी गैदरिंग थी या कोई आपको शुक्की का चक्कर? नहीं, ऐसा कोई मैटर नहीं। ये आपकी वालदा बैठी हैं? अस्सलाम माँ जी। माँ जी, ਤੁਹਾਡਾ बेटा पिछले 3 साल तो ड्रग लै रहा है, ਤੁਹਾਡੇ दिल से की गुजरती है? मैं आप शुगर की मरीज़ हाँ, मेरा अंगूठा कटिया गया, मैं हार्ट की मरीज़ है, इन्नी मैं बीमार हूँ, की कर सकती फिर ये नाल आई हुई है कि किसी तरह छड़ दे। बच्चा नहीं है, 4 बच्चों का बाप है, 3 बेटे ने 1 बेटी है। और बुढ़ी रुसके चल गई, पहले भी मैं अदा छुड़वाया है, फिर इतने नहीं छड्या इन्हें। अच्छा भाई, मुझे बताइए, आपकी वालदा ज़ईफ़ है, मरीज़ भी है, तो आपको अपनी वालदा का एहसास नहीं है? इंशाल्लाह अब नहीं होगा। आप वादा करते हैं इसको? तो प्रॉमिस करके दोबारा है, पक्की बात, आप दोबारा नहीं आएंगे? दोबारा कभी भी नहीं होगा। अच्छा माजी, मुझे एक मैसेज आपकी तरफ से चाहिए, जो बच्चे इस तरह की बेरहमी का शिकार हो जाते हैं, नशों की लत में लग जाते हैं, तो आप कोई पैगाम देना चाहिए दूसरों की वालदैन को, बच्चों को मैसेज देना चाहिए, पैगाम देना चाहिए? इन्होंने बच्चों को कहना चाहिए कि तुहाडी मेहरबानी है कि तुसी ना करो, माँ बाप को ना रोलो, असीं बड़े दुखी हो गए, यदी वजह मेरा घर बार उजड़ गया। को पैगाम? हाँ जी, मेरा घर बार उजड़ गया, मैं गरीब हाँ, यही कमान वाला जो नहीं कमाता तो घर पे है, उल्टा मैनू कहना मैनू दिओ जितों मर्जी, 500-600 रुपया रोज़ कितों दा, मैं नहीं दे दूँगी। बस यारे मगर लगी है कि किसी तरह सही हो कमावे, चलो सानू ना दवे, अपने बच्चे दवे। बाप है वो बेचारा एडा बुढ़ा है, बाबा ही गावे, और बेचारे मैं खपा देनी है, कभी कितों लिया कभी कितों लिया। भाई आप देख रहे हैं, अपनी वालदा के जज्बात देख रहे हैं। जी सर। क्या कहेंगे? हकीकत है। क्या हकीकत कहेंगे? सच कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं। तो अब आप दोबारा फिर यही हरकत करेंगे? जी, कभी भी नहीं करूँगा, ये सिर्फ ज़िंदगी की बात है, कभी भी नहीं करूँगा। अच्छा माँ जी, तुसी को पैगाम देना चाहो हुकूमत नूं, हुकूमत इस वास्ते की करे? हुकूमत बस बंद करे है कुछ जी अलामत है, बच्चे पीते ने जहर हूँ उन्होंने चैक किया है तो मसला गुर्दिया का सी, तो हूँ कहते हैं कि काला यदगान होया है, तो मैं की करा, मैं मेरा अंगूठा एडा बुरा हाल है, मैं जाके अपना आप बचावा कि मैं इनू बचावा। बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर जो मरीज़ है ड्रग एडिक्शन का शिकार है, उसकी वालदा भी हुकूमत से भी जो है इल्तिजा करती दिखाई दे रही है, और साथ साथ उनके जो बच्चे हैं उनको भी, उनके बारे में बातचीत हो रही है। इस वक्त हम दोबारा फिर अपने डॉक्टर साहब के पास चलते हैं, डॉक्टर मिश्रा साहब के पास, उनसे पूछते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने पेशेंट जो है ड्रग एडिक्शन का, इसकी वालदा की भी आपने बात सुनी? जी जी। उस मरीज़ की बात सुनी, उसने वादा तो कर लिया, लेकिन मैंने देखा अक्सर लोग वादा करते हैं, 2 दिन बाद 3 दिन बाद फिर वही दोबारा स्टोरी शुरू हो जाती है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि जब यहाँ से लोग डिस्चार्ज होते हैं तो अक्सर फैमिलीज़ भी उनकी, हम काउंसलिंग करने के बावजूद उनको एक बड़ी अच्छी ऑप्शन देते हैं कि वो हर 15 दिन के बाद कुछ अरसे के लिए यहाँ पे हमारे आउटडोर बेसिस पे उनको फॉलो अप पे आना चाहिए। उस दौरान हम उनकी काउंसलिंग भी करते हैं, उनको अद्वियात भी मुहैया की जाती हैं, तो वो अगर वो इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो उसके नताइज ज़्यादा अच्छे होंगे। दूसरा वही फिर बात आ जाती है कि उनकी रिहेबिलिटेशन बहुत ज़रूरी है, वो किसी काम में जाके वो मसरूफ़ हों, और फिर ये कि इसका जो फेलियर रेट है वो बहुत कम हो जाएगा।
अच्छा डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गाइड किया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ही आइएगा। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा, जैसा कि आपने इस पेशेंट की बात सुनी, उनकी वादा की बात सुनी, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब ओवरऑल अब यहाँ से जब पेशेंट जो है बेहतर होके जब सोसाइटी के अंदर दोबारा जाता है, तो एज ए सोसाइटी हमारा फ़र्ज़ है कि हम ऐसे लोगों को मसलन ऐसे SOPs हों हमारे पास। मतलब एक पेशेंट अगर यहाँ से सोसाइटी में जाता है, उसके पास जॉब नहीं है, अगर वो जॉब नहीं होगी तो दोबारा ऐसे लोगों से उसी इन्वायरमेंट में चला जाएगा जहाँ से उसको नशा इजीली अवेलेबल होता है। मुश्तरका तौर पे हमें कोशिश करनी होगी तो इसका रिलैप्स केस कम होगा। अब यहाँ से जाने के बाद अगर उसको इजीली ड्रग्स अवेलेबल होंगी, अब उनके मसलन वो ईजी अप्रोच होगी ड्रग्स पे, तो ज़ाहिर बात है उसने उसी इन्वायरमेंट में दोबारा ड्रग्स पे लग जाना है और नशा पे दोबारा करना शुरू हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, आपका बात बिल्कुल ठीक है। हमें चाहिए हमारे माशरे का जो ये नसूर है, इसको खात्मे के लिए हमारी रियासत को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उसके अलावा जो मेंटल हॉस्पिटल यहाँ पर जो रिहेबिलिटेशन या ड्रग एडिक्शन का जो वार्ड है, यहाँ पर भरपूर तरीके से जो है यहाँ पर मरीज़ों की खिदमत भी की जा रही है। ज़हनी अमराज में जो मुब्तला मरीज़ हैं, उनका भी खसूसी तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। बाकायदा से हमने यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर विज़िट भी किया है, देखा भी है। यहाँ पर मुख्तलिफ रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट, ड्रग डिटेक्शन डिपार्टमेंट और उसके अलावा दीगर शोबाजात का विज़िट किया है। तो वहाँ पर हमने देखा तो यहाँ पर इंतज़ामिया जो है वो खसूसी तौर पर यहाँ पर मरीज़ों का ख़ास ख्याल रखती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर देखा जाए, जैसा कि आज ईद का दिन है और ईद के हवाले से आज लोग मीठी ईद मना रहे हैं अपने घरों में, अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ। लेकिन जो मसीहा हैं, डॉक्टर हैं, वो इस वक्त हॉस्पिटल्स में ड्यूटी कर रहे हैं। पैरामेडिक्स की बात की जाए, नर्सिंग की बात की जाए या दीगर शोबाजात के जो लोग हैं हॉस्पिटल्स के हवाले से, वो बाकायदा से अपनी यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और अपनी फैमिलीज़ को छोड़कर यहाँ पर मरीज़ों की खिदमत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त मैं जो हॉस्पिटल इंतज़ामिया उसका भरपूर तरीके से शुक्र अदा करता हूँ, थैंक यू करता हूँ उनको कि उन्होंने हमारे साथ भरपूर तावन किया और हमें इस जो है इस ड्रग एडिक्शन वार्ड और रिहेबिलिटेशन और मेंटल हॉस्पिटल के जो मुख्तलिफ शोबाजात था वहाँ का विज़िट करवाया और वहाँ पर हमने हकीकत से पर्दा हटाया। वहाँ पर देखा कि जो लोग जिस तरीके से उनका इलाज किया जा रहा था और जहाँ पर लोग जो यहाँ पर काफ़ी सालों से रह रहे थे और बाकायदा से यहाँ पर लोगों ने अपील की है अपने वालिदैन के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों से अपील किया कि वो खुदारा वो इनको आएँ और यहाँ पर ले जाएँ। डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि ये लोग ठीक हो जाते हैं लेकिन इनकी फैमिलीज़ नहीं आती, इनके रिलेटिव्स नहीं आती। तो उनकी तरफ से भी यही मैसेज दिया जा रहा है कि वो यहाँ पर आएँ और अपनी फैमिलीज़ जो यहाँ पर मरीज़ दाखिल हैं उनको लेके जाएँ और अपने घर में लेके जाएँ और उनका ख्याल रखें। और मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से तमाम अहले इस्लाम को, तमाम अहले मुल्क को बड़ी बड़ी ईद मुबारक।